हेलो दोस्तों, देखिए बहुत मेरे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स के नहीं लेकर आ रहे हैं आप। इकोनॉमिक्स लेकर आइए, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं इकोनॉमिक्स में, बहुत कम कंटेंट है और उनको मालूम है कि सर बेहतर पढ़ाते हैं, तो आपके लिए बच्चे समर्पित है। पूरी इकोनॉमिक्स की सीरीज लेकर आ रहा हूं और आपको कहीं नहीं जाना है, पढ़ते रहना है, लोगों को बताते रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हम इकोनॉमिक्स देखेंगे कैसे, अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, पूरी की पूरी सीरीज है। हम मुद्रास्फीति को देखेंगे, बैंकिंग के रेगुलेशन को देखेंगे, नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, सारे चीजें एक साथ एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, लोगों को बताते रहिए कि पीयूष सर आए हैं और बहुत बवाल करते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं दोस्तों। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, यह है चैप्टर प्रथम। अब देखिए इकोनॉमिक्स जो है ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो इसको दो भागों में इसको देखा जाए तो इकोनॉमिक्स जो शब्द निकला है इकोनोमिया से निकला है, मिया से निकला है, और इसको डिवाइड कर दो तो इकोज प्लस नोमोज होता है। ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द है। कहने का मतलब है जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनोमिया शब्द से निकला हुआ है, ग्रीक शब्द है। ग्रीकों ने बहुत प्राचीन इतिहास में ये दिया था, बहुत पुराना है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। ये दो शब्द इकोज और नोमोस से बना है, और इकोज का मतलब होता है हाउस होल्ड, घर। हाउस होल्ड का मतलब होता है आपका घर जो है वो, और नोमोस का मतलब होता है इसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो शुरुआती दौर में इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये इकोनॉमिक्स जो घर का प्रशासन था उसके लिए बना था कि घर में एक्सपेंडिचर कैसे किया जाए, कमाया क्या कैसे जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, किसको मैनेज करना है, पैसों को कैसे मैनेज किया। तो यहां से निकल के आता है इकोनॉमिक्स, जो कि इसीलिए हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब घर का प्रशासन, और कौन प्रशासन, तो आर्थिक प्रशासन कैसे किया जाए, ये इकोनॉमिक्स था, बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी जो देखेंगे तो इकोनॉमिक्स का इस समय मॉडर्न में अर्थ क्या होता है, जो आधुनिक है, आधुनिक में क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों, किसी चीज का प्रोडक्शन हो या उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और कंजप्शन। ये तीन चीजें इकोनॉमिक्स में आता है। मतलब कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो इसके बारे में जो जानकारी है वो उसके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको जानना, जैसे कि प्रोडक्शन कैसे है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन का मतलब ये बनता है कोई सामान, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोगों को सेल किया जाता है, और लोग उसको, उपभोक्ता उसका प्रयोग करता है। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और इसी का यदि स्टडी किया जाए वो बड़े लेवल पर, तो इकोनॉमी हो जाता है। यदि बात करें कि एक डिटेल पूरी की पूरी, तो वो इकोनॉमी हो जाता है। यह होता है इकोनॉमिक्स। लेकिन आज के दृष्टि में देखा जाए, यदि मॉडर्न युग में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो बोला जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को यह फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको बोला जाता है। ये कहां के थे, तो स्कॉटलैंड के थे,
लैंड को, अमेरिका चले गए थे, यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ भी लड़े थे। ये वो थे व्यक्ति तो बड़े खतरनाक थे, एडम स्मिथ, और इनके ही जो फादर, मॉडर्न युग का इकोनॉमिक्स के जिसको फादर बोला जाता है वो एडम स्मिथ को बोला जाता है। अब एडम स्मिथ ने कुछ किताबें, वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुआ था उनकी एक किताब वेल्थ ऑफ नेशन, और ये प्रकाशित हुआ था 1776 में। इनके बहुत सारे सिद्धांत है एडम स्मिथ का, जैसे हम देखेंगे कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में इनविजिबल हैंड, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था लेजेस फेयर का सिद्धांत। ये दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे इनके, एडम स्मिथ के। इनविजिबल हैंड का सिद्धांत ये कहता है कि भाई आपको हर इंडिविजुअल अपने बारे में सोचे और अपनी तरक्की के बारे में सोचे। ये इनविजिबल हैंड जो है ना, हाथ काम करते हैं। इनविजिबल का मतलब जो हाथ दिखता नहीं है, वो दिखेगा नहीं। यदि समाज को बदलना है, उसकी आर्थिक स्थिति को बदलना है, तो इंडिविजुअल काम करे, और इंडिविजुअल ऐसा काम करे कि बड़े लेवल पे, बड़े प्रोस्पेक्टिव पे, जैसे देश की स्थिति पे सबका सब सुधार हो जाए। ये उनका पहला डॉक्ट्रिन था। और दूसरा था लेजिस फेयर का सिद्धांत, और ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, सरकार जो है वो इंटरफेयर ना करे। किसमें? इकोनॉमी में, मतलब प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इस पर कंट्रोल ना करे सरकार। सरकार को मिनिमम, जितना हो सके मिनिमम इंटरफेयर होना चाहिए। ये लेजिस फेयर का सिद्धांत था, और वेल्थ ऑफ नेशन से जाने जाते हैं। ये एडम स्मिथ की कहानी है दोस्तों। अब देखिए, यदि इकोनॉमी को बांटा जाए, इकोनॉमी को बांट दिया जाए, इकोनॉमिक्स को बांट दिया जाए, तो इकोनॉमिक्स दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो प्रकार के इकोनॉमिक्स होते हैं। तो क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या होता है मैक्रो इकोनॉमी? हिंदी में बोले तो इसको व्यष्टि बोला जाता है, व्यष्टि और समष्टि। अब क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक? यदि बात करें माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है। कोई आपसे पूछे तो ये मैक्रो इकोनॉमी जब छोटे स्तर पर, यदि छोटे स्तर की बात करें, मतलब वेरी स्मॉल लेवल पर, छोटे स्तर पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन को समझना। जैसे कि घर पे, हाउस होल्ड पे एक कंपनी के रूप में कंपनी ये काम करती है, छोटे छोटे संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है। यदि इस लेवल पर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमी। यह माइक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग पहले रैगनर फ्रिश ने करा था, और इनको 1969 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। रैगनर फ्रिश इस टर्म का प्रयोग, जो माइक्रो इकोनॉमी है, इस टर्म का प्रयोग जो किया था रैगनर फ्रिश ने किया था, जिसको 1969 में नोबेल प्राइज मिला था। और इस नोबेल प्राइज का रिक्स बैंक प्राइज बोला जाता है। एक स्वीडन की बैंक है, स्वीडन की बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ये इसको प्राइज देता है। अब यदि नोबेल प्राइज की बात करें तो क्या होता है इकोनॉमिक्स में, तो एक रिक्स बैंक प्राइज इसको बोला जाता है। स्वीडन की बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, ये नोबेल प्राइज देता है। और
ये बैंक जो है वो 300 साल से सबसे पुराना बैंक है। ये 300 साल के आसपास ये बैंक का हो गया और ये विश्व का सबसे पुराना बैंक है जो कि नोबेल प्राइज देता है। अब भाई साहब आपको पता है यदि कि आपको पता है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नोबेल प्राइज नहीं मिलता है? इस चीज से हटके आप देखेंगे तो मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स जिसमें नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, और मैथ्स में नोबेल प्राइज ना मिलने का एक बड़ा मजेदार कहानी है। और मजेदार कहानी यह है कि कहा जाता है कि नोबेल की वाइफ दो बार मैथमेटिशियन लेकर भाग गए थे, और 2 बार मैथमेटिशियन, एक बार नहीं 2 बार उनकी वाइफ को, तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोल दिए कि भाई सब में नोबेल प्राइज देना, किसमें मत देना, तो मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज मत देना। और शायद यह भी एक कारण है कि मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको नोबेल प्राइज देखने को मिलता है। तो बड़ा मजेदार है ऐसे जस्ट फन के लिए। तो ये है आपके माइक्रो इकोनॉमी। अब यदि मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो यह मैक्रो इकोनॉमिक यदि स्टेट लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें, यह बड़े लेवल पे बड़ा प्रोस्पेक्टिव है इसका। बहुत बड़े लेवल पे यदि अध्ययन करते हैं किसका, सेम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन का, वो मैक्रो इकोनॉमी हो जाता है। जैसे कि स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कहने का मतलब है जैसे आप जीडीपी के बारे में बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, मुद्रास्फीति का बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, इतने बड़े बड़े टर्म जो प्रयोग होगा बड़े लेवल पे कि जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होती है, बैंक का रेगुलेशन कैसे होता है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, ये सारी चीजें कहां आता है, मैक्रो इकोनॉमिक बड़े लेवल पे। माइक्रो इकोनॉमिक छोटे लेवल पे, हाउस होल्ड जैसे कंपनी है। माइक्रो इकोनॉमिक का पहला टर्म किसने दिया था, रैगनर फ्रिश ने दिया था 1969 में, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था। और कौन देता है नोबेल प्राइज, तो रिक्स बैंक प्राइज इसको बोला जाता है, स्वीडन के सेंट्रल बैंक देती है, और ये विश्व के सबसे पुराना सेंट्रल बैंक है। तो ये है फर्क। और वही मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो ये स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर इसको देखा जाता है। जीडीपी हो, इन्फ्लेशन हो, नेशनल इनकम हो, इसके बारे में यदि बात करें तो ये हो जाता है आपके वो मैक्रो इकोनॉमी। इसको 2 भागों में ऐसे बांटा गया है। अब देखो आगे कुछ चीजें, कुछ टर्म है जिसको इकोनॉमिक्स में जानना जरूरी है। सबसे पहले तो बात करें तो इकोनॉमिक्स होता कितने प्रकार का, पहले इसको देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स कितने प्रकार का होता है, टाइप का। तो इकोनॉमिक्स बेटा 3 प्रकार का होता है, सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कौन सा होता है, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी की बात करें तो, इकोनॉमी की बात करें ऐसे देखिए, यदि इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि यदि इसकी डिटेल स्टडी किया जाए तो वो इकोनॉमी हो जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है बेटा, तो 3 प्रकार का। एक होता है कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है आपके वो सोशलिस्ट, और तीसरा होता है मिक्स इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 प्रकार के इकोनॉमी हमें देखने को मिलता है। तो देखिए इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इकोनॉमी को डिफाइन करने का एक तरीका है कि भाई जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिटेल लेवल पर स्टडी किया जाए तो उसको इकोनॉमी होता है। और विश्व में 3 प्रकार के इकोनॉमी चलता है। कौन कौन सा, तो एक कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट के इकोनॉमी भी बोला जाता है।
फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है। इसका मतलब फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होती है कि भैया जो प्रोडक्शन, तीन चीजें, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन वाला जो मामला है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक व्यक्ति करेगा जिसका नाम है कैपिटलिस्ट। जैसे मान लो कि प्रोडक्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा कंजप्शन, तीनों पे कंट्रोल किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का हो जिसके पास बहुत सारे पैसा है। कैपिटलिज्म उसी को बोला जाता है, जो कैपिटलिस्ट है वो यदि कंट्रोल करके रखता है तो उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है। क्यों फ्री मार्केट? क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित है, मांग और पूर्ति पर। कोई भी वस्तु यदि मांग और पूर्ति पर डिपेंड करता है कि किसी भी चीज का मांग क्या होगा, उसका सप्लाई क्या होगा, कैपिटलिस्ट इसको कंट्रोल करेगा, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे अमेरिका जैसे देश है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अमेरिका। वही दूसरा देखा जाए तो एक होता है सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी, समाजवाद, अर्थव्यवस्था। अब जो समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो समाजवाद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, सरकार। मतलब कौन सी चीज पे? तो सेम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और किसको देना है, ये यदि करता है गवर्नमेंट। और ये मार्क्सिज्म के कंसेप्ट पर आधारित है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करके 100% गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है। इसको हम देखेंगे। जैसे देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ आपके क्या बोला जाता है भाई? कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है, ये पूरी की पूरी सोशलिस्ट है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करके रखती है। तो नॉर्थ कोरिया को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पूरी तरह बोल सकते हैं। वही तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है मिक्स इकोनॉमी, जो भारत जैसे देश इसको लागू करता है। इसका मतलब यह होता है कि इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है वो गवर्नमेंट आधा और आधा प्राइवेट कैपिटलिस्ट जो है वो दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। इसको मिक्स इकोनॉमी बोला जाता है। मतलब फ्री मार्केट पे भी है, और यदि गवर्नमेंट को लगेगा कि भैया मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डॉलर के कंपैरिजन में रुपए जो है वो गिरते जा रहे हैं, तो इस चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं जब वर्क करने लगेगी, इंटरफेयर करने लगेगी मैनुअली, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है, जब गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं। ये होता है इकोनॉमिक का कंसेप्ट। तो इकोनॉमिक कितने भाग में बटा हुआ है? तो कोई पूछेगा तो बोला सर ये 3 प्रकार का है इकोनॉमिक्स, एक कैपिटलिस्ट है, दूसरा है एक पूंजीवाद है, दूसरा सामाजिक सोशलिस्ट है, तीसरा मिक्स इकोनॉमी है। समाजवाद कैपिटलिस्ट क्या होता है? तो कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जहां पर केवल कैपिटलिस्ट जो कैपिटलिज्म है, वो पूंजीवाद जो है वो प्रबल होगा। मतलब जो जितने भी पैसे वाले रिच पर्सन हैं उनके कंट्रोल में होगा क्या? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। वही जो सरकार के कंट्रोल में होगा उसे सोशलिस्ट बोला जाएगा, और मिक्स इकोनॉमी उसको बोला जाएगा जो दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। आगे देखिए, अब कुछ टर्म है, और वो टर्म क्या है? तो एक है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है बेटा? और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट छोटे छोटे चीज है, इसको बड़ा समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक वृद्धि, ये आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि है, वृद्धि है, और ये विकास है, आर्थिक विकास है।
क्या होता है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। यदि दोनों के बीच में बात करें तो एक लाइन खींच देते हैं और इसको समझते हैं कि क्या होता है आर्थिक वृद्धि और विकास। तो यहां पे ईजी लिख देंगे। ईजी का मतलब होता है आर्थिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, और ये हो जाएगा ईडी। ईडी का मतलब होगा आर्थिक विकास। ये वाला दोनों में फर्क क्या है, तो इसको ध्यान से देखिए। ये होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और ये होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। कहने का मतलब है कि यदि हम केवल जीडीपी की बात करें, जैसे हमारे देश में जीडीपी क्या हो रहा है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, कोई पूछे तो हम किसी भी देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू को जीडीपी बोला जाता है। किसी पर्टिकुलर देश की बाउंड्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, उसको जीडीपी बोलेंगे। तो किसी भी देश का यदि जीडीपी कितना है, ये होता है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जाएगा। हम देखते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है। भारत को देखा जाता है, अब तो जाइंट हो चुका है भारत, और अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था, 4th लार्जेस्ट देश तरक्की पे है। अब कितने लोग कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम हमारे कम है, जापान से हम आगे तो हो गए हैं। अरे बुर्बक, बात है कि जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। हम इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे तरक्की होगा, इतनी जनसंख्या को संभालना बड़े बड़े देशों की बात नहीं है, और मिक्स इकोनॉमी है हमारी। रिसोर्सेस जितना होगा उतना ही डेवलपमेंट होगा। समय लेता है, आर्थिक न्याय समय लेता है, और आर्थिक न्याय समय लेगा। हमने बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है, तो विकास है, होगा, हो रहा है। धीरे धीरे हम भी विकासशील देशों में गिने जाएंगे जब हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ऐसे देश तरक्की में है। निगेटिव लोगों को तो बोलना काम है, वो तो बोलते रहते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां निकाल देंगे। तो उन गलतियों को देखना नहीं है, जो पॉजिटिव चीजें, जो सकारात्मक चीजें हैं उस पर ध्यान देनी है। और सकारात्मक ये चीजें हैं कि जापान को पीछे करके हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन गए हैं। ये फैक्ट है और ये रियलिटी है। पर कैपिटा इनकम में हम कम हैं, इसको भी तरक्की किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये विकास की पद्धति अभी रुक जाती है। अब देखिए क्वालिटेटिव का मतलब क्या होती है कि भाई किसी भी व्यक्ति का यदि देश के पर कैपिटा इनकम या जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है, क्या किसी व्यक्ति का हेल्थ सुधर रहा है, हेल्थ, क्या उसके एजुकेशन सुधर रहे हैं, क्या उसके फूड मिल रहे हैं, क्या उसके मकान मिल रहे हैं, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान जिसको बोला जाता है, रोटी मिल रहा है क्या, कपड़ा मिल रहा है क्या, उसका एजुकेशन बदल रहा है क्या, उसके साथ ही उसका हेल्थ अच्छा हो रहा है क्या, उस चीजों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। क्वालिटेटिव, केवल वो जीडीपी पर विश्वास नहीं करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कहता है कि भैया ये चीजें तो हमको दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जीडीपी आपका अच्छा है, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाओ कि लोगों का लाइफ स्टाइल बदल रहा है कि नहीं, उसका हेल्थ बदल रहा है, उसका एजुकेशन बदल रहा है कि नहीं, उसके पास रोटी कपड़ा मकान है कि नहीं। यदि बेहतर नहीं है, लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं है, तो यदि इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रहा है तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोला जाएगा। अब इकोनॉमिक हमारा ग्रोथ बहुत बेहतर है, क्या डेवलपमेंट बेहतर है, इसको देखना है, तो वो भी तरक्की धीरे धीरे होती है। ये लॉन्ग टर्म है। यदि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो चांसेस होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए। तो ये दोनों में फर्क है। ये केवल जीडीपी की बात करता है कि हमारे देश तरक्की पे है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात करता है कि लोगों का लाइफ स्टाइल, उसका जीवन शैली बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। आगे देखिए कुछ चीजें और है, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब समावेशी, समावेशी विकास। ये क्या होता है, कितने प्रकार का है? एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब क्या होता है समावेशी विकास, क्या होता है? तो ये कहता है कि भैया
समावेशी विकास उसको बोला जाएगा यदि कोई व्यक्ति का डेवलपमेंट ऑफ ऑल, पहला, और दूसरा डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट, दो चीजें में क्या कहता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब यह होगा कि सबका विकास हो रहा है, साथ में हर चीज में विकास हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है, हेल्थ बेहतर हो रहा है, रोटी कपड़ा मकान सबको मिल रही है। इन दोनों में यदि बेहतरी होता है, सबका विकास और हर चीज में विकास को इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोला जाता है, समावेशी विकास बोला जाता है। देखा जाए तो एक कहता है अंत्योदय की बात करता है, अंत्योदय, और दूसरा सर्वोदय की बात करता है। अंत्योदय है कि सबका विकास हो और सर्वोदय है कि हर चीज में विकास हो। भाई इसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास बोला जाता है। यदि किसी देश में ऐसा विकास हो रहा है कि उसका जीडीपी भी अच्छा हो रहा है, साथ में हर लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, उनका एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, उनका हेल्थ चेंज हो रहा है, यदि ऐसा विकास होगा तो उस विकास को इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास बोला जाता है। आगे देखिए, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट है जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास क्या होता है? तो बेटा सतत विकास होता है, सतत विकास क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सस्टेनेबल गोल भी है यूएनओ का, ये कहता है कि भाई विकास ऐसा हो कि देश का भी विकास हो, जीडीपी भी अच्छा हो, लोगों का भी विकास हो, सबका लाइफ स्टाइल बदले, और उसके साथ आप रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइटेशन, जो शोषण कर रहे हैं, वो अपने तक सीमित ना रखिए, जितना जरूरत है उतना ही रिसोर्सेस का प्रयोग करें अपनी डेवलपमेंट में, अपने विकास में, और उस रिसोर्सेस को फ्यूचर जनरेशन के लिए, भविष्य के लोगों को भी छोड़ दे, उसको सतत विकास बोला जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो रिसोर्सेस यूज होगा बेटा, रिसोर्सेस जैसे कोयला हो, आयरन हो, सारी चीजें आप ही ना सारी चीजों का प्रयोग कर ले, कंजप्शन कर ले, इसको इतना ही कंजप्शन करे कि आपका विकास ठीक हो जाए, और साथ में आप फ्यूचर जनरेशन के लिए रखे, एनवायरमेंट को देखते हुए विकास करे कि आपका एनवायरमेंट सही है कि नहीं। ऐसा पता चला कि आप विकास तो करते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री आप बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जब मामला आए कि एनवायरमेंट ही खराब है, जैसे दिल्ली में धुआं ही धुआं हो जाता है, हालत सांसें फूलने लगती है, तो पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है, वो विकास नहीं है। एनवायरमेंट को देखते ही विकास ऐसा करना चाहिए। विकास तो होना ही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना ही चाहिए, लेकिन विकास कैसा होना चाहिए? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए, और ऐसा विकास कि डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेस को रखा जाए। एनवायरमेंट को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए विकास होना चाहिए। आपको पर्यावरण पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप जंगलों को काट काट के विकास करना, ये सही विकास नहीं है, सतत विकास नहीं है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि तरक्की सबका हो, हर एस्पेक्ट पे हो, साथ में एनवायरमेंट को और फ्यूचर के लोगों के लिए रिसोर्सेस हमें छोड़कर जाना है। ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा दायित्व है। तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट था इकोनॉमिक्स का। अगला पार्ट जो हम मुद्रास्फीति पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति को देखेंगे कि मुद्रास्फीति होता क्या है, उसके क्या कैटेगराइजेशन है, कैसे इंपैक्ट करता है हमारे इकोनॉमी में,
तो ये पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन था किसका, इकोनॉमिक्स का, और बच्चे तो खुश हो जाएंगे हमारे, क्योंकि इनको लग जाएगा कि सर अब इकोनॉमिक्स के सीरीज लेकर आए हैं तो निपटा कर ही छोड़ेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।